महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम सभी महिलाओं की ये कोशिश रहती है और ये ख्वाहिश भी होती है कि हम खूबसूरत दिखें और अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है। लेकिन एक तरफ ब्यूटी में इंटरेस्ट होना और ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिशियन बनना, ये दो ऐसे फील्ड हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक ही शख्स में ये दोनों कॉम्बिनेशन मिले ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो मैं अब ये और वक्त आपका नहीं जाया करूंगी, ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाने वाली हूँ जिनमें दोनों खूबियां हैं। रूबी फोगाट यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आज तो आप बीजेपी का जाना पहचाना नाम है और सोशल वर्क के लिए आपको सराहा जाता है, अलग अलग कार्यक्रमों में आप पहुंचती हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मेरे जहन में जैसे ही मैंने आपके बारे में जाना, पढ़ा, मेरे दिमाग में ये आया, भाई लड़की तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहती है, उसका मन भी होता है कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में जाए। लेकिन उसके बाद अचानक से ये टर्न लेते हुए पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब कैसे देखा आपने? मैं एक्चुअली बचपन से ही सौभाग्यपूर्ण, मेरा जो जन्म है वो ऐसे परिवार में हुआ है कि जहाँ पर भक्ति भाव, जहाँ पर जन कल्याण भाव, जहाँ पर लोगों के लिए काम करने का भाव रहा है। तो मेरे परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से अगर मैं परिवार की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो मेरी रूट्स हैं, पॉलिटिकल रूट्स, वो वहीं से ही हैं। तो इसीलिए मन में हमेशा भाव था कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, ताकि लोगों का जीवन मेरे किसी ना किसी कारण से सरल हो जाए। तो लोगों के जीवन को सरल करने का जो एक मेरा लक्ष्य है कि और क्या बेहतर मैं कर सकती हूँ कि उनको उनके जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा दिला पाऊँ, तो यही मेरा प्रयास रहता है, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटी कंपटीशन में तो आपको जाना ही था। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं मैं कि रूबी फोगाट यादव जी, जो कि 2013 में मिसेस इंडिया क्वीन का खिताब जीत चुकी हैं और फिर 2015 में मिसेस यूनिवर्स एशिया वेस्ट का उन्होंने कंपटीशन जीता है और दोनों ही मुकाबलों में उन्होंने सबको पछाड़ते हुए अपनी जो खूबसूरती है उसके झंडे गाड़े और देश का नाम तो वाकई रोशन किया ही। जब खूबसूरती को लेकर लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करने शुरू किए, वो एज क्या थी, आप कौन सी क्लास में थी, कहाँ से ये माइंड में डेवलप होने लगा कि हाँ ब्यूटी कंपटीशन में जा भी सकती हूँ? क्योंकि हैरानी मुझे इसलिए भी हुई कि ये सब कुछ आपने शादी के बाद शुरू किया। जी बिल्कुल। पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मैं बहुत छोटी रही होंगी क्योंकि बचपन में हमें पता नहीं होता कि हमें कौन कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लेकिन हमें माता पिता से पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे लिए क्या बोलते रहे हैं। तो वहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ मेरे पैदा होने से लेकर, तो जो मुझे पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे स्कूल में, कॉलेज में मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा ये कहा करती थी, क्लासमेट्स ये कहा करते थे कि ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा जाएगी और ये तो हीरोइन भी बन सकती है। इस तरह के वो लोग मुझे बोला करते थे, तो हमेशा हंस के टालती थी। लेकिन मन में धीरे धीरे ये भाव आने लगा और जब मैं शायद 9th या 10th में रही होंगी तो तब की बात है कि हमारे देश की लड़कियों ने तिरंगा लहराया मिसेस वर्ल्ड और मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे। तब हमने फेमिना एक मैगजीन आती थी, उसमें पढ़ा और ये सब लगा कि संसाधन बहुत कम है, वहां तक पहुंच नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। लेकिन ये है कि मन में कहीं ना कहीं एक सपना था कि हम भी क्यों ना अपने देश का नाम रोशन करें, हम भी क्यों ना ऐसी फील्ड चुने कि जहां से हम भी तिरंगा लेकर चलें और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर लगे कि हाँ ये भारत की बेटी है। अच्छा, आपको सोच के ये लग गया था? मतलब एक तो ये कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी है ना कि भाई मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं जीतूंगी भी, कि हाँ तिरंगा लहराना है, मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, या थोड़ा डाउट था कि शायद पार्टिसिपेट करूंगी, ट्राई कर लेती हूँ? नहीं, मैं ट्राई कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा लक्ष्य एक अपना तय करके चलती हूँ कि मुझे ये करना ही है। सफलता मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अगर पहले ही हम डगमगाएंगे तो उन कदमों से हम चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपने जो कदम है वो जमा जमा कर रखने चाहिए ताकि हमें ये लगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी है और हमें पूरी तरह से जो हमने संकल्प लिया है, जो लक्ष्य तय किया है, इस पर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, आज तो रूबी फोगाट यादव जी बड़े शहरों में रहती हैं, गुरुग्राम और दिल्ली में बेसिकली आप काम कर रही हैं, एक्टिवली आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मुजफ्फरनगर से आप बिलोंग करती हैं। क्या यही एक वजह थी कि मुजफ्फरनगर में उस तरीके का माहौल नहीं था या उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि शादी से पहले आप ये सब ट्राई करती? देखिए, हम लोग एक्चुअली अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे, क्योंकि मैं मेरठ जिले के बहुत छोटे से गांव से रहने वाली हूँ और मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। मेरी जो स्कूलिंग थी वो मुजफ्फरनगर से हुई है। तो हम लोग पहले अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ना, पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना, तो उस समय पर इस फील्ड के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते थे क्योंकि समय ही नहीं था। और उसके बाद जब है कि हमने कॉलेज किया, उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की,
फिर शादी हो गई तो इतना समय नहीं था, फिर उसके बाद मेरे बेटे ने जन्म लिया, तो कहीं ना कहीं जीवन की भागदौड़ इतनी ज्यादा थी कि अपने लिए समय ही नहीं बचा। और जब समय आया तो ये सडनली सब कुछ लाइफ में हुआ, तो ऐसे लगता है कि जैसे कुदरत ने ये सब कुछ तय किया हुआ था मेरे लिए, तो इसलिए शादी से पहले सब नहीं हो पाया। कुदरत ने तय जरूर किया था, लेकिन एक सोच आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए कहा जाता है ना कि भाई शादी हो गई, उसके बाद बेबी हो गया, तब तो बस करियर पर एक तरीके से फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन आपका वो सब वहीं से शुरू हुआ, तो आपके ससुराल वाले या फिर ऑब्वियसली आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया होगा? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और मैं बहुत मतलब भगवान का शुक्र अदा करती हूँ। हमेशा मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि जीवन में, इस दुनिया में हर एक लड़की को ऐसा जीवन साथी मिले कि जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहे, न सिर्फ उनके सपनों को जिए बल्कि उनके साथ उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ दे। तो ऐसे ही जीवन साथी मेरे भी हैं, जिन्होंने मेरे हर एक सपने को साकार करने में दिन रात एक कर दिया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे और मुझे हमेशा एक अच्छे गाइड की तरह उन्होंने सभी बातें समझाई और जहां पर भी मुझे उनकी जरूरत रही है उन्होंने मेरे सपने को साकार करने में पूरी मदद की है। अच्छा, 2013 में तो आपने मिसेस इंडिया क्वीन का खिताब जीत लिया, फिर 2014 में खबर आती है कि आपने लोकसभा चुनाव का इलेक्शन ही लड़ लिया, वो भी निर्दलीय। जी, ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि 13 और 14 ज्यादा तो फर्क नहीं है, एक तरफ आप ब्यूटी कंपटीशन में जा रही थी, वहां जीत रही थी, तो इंसान सोचता है ना कि अब आगे इससे बढ़ना है, इसी फील्ड में जाना है, फिर सडनली आप 2014 में इलेक्शन लड़ती हैं। एक्चुअली मिसेज इंडिया क्वीन के बाद मुझे बहुत सारे ग्लैमर वर्ल्ड की साइड से बहुत ऑफर आ रहे थे, एड शूट के लिए, मूवीज के लिए भी लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये था कि अगर मैं इस फील्ड में निकल गई तो मुझे नेम, फेम, शोहरत, पैसा, ये सब चीजें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वो जो प्रेम का भाव लोगों के अंदर मेरे लिए जाग रहा था कि हमारे लिए करती है। जब आप समाज में सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके जीवन को सरल बनाने में कुछ करते हैं, तो वो जो जब वो आपके लिए दुआ करते हैं, जब वो आपको देख के बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं, तो वो जो नशा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके सामने बॉलीवुड का नशा बहुत फीका है। तो क्यों ना, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी फील्ड में जाऊं जहां लोगों का मुझे प्यार इतना ज्यादा मिलता है। नो डाउट बॉलीवुड में भी आपको लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लेकिन वो नजरिया अलग है और ये नजरिया बहुत अलग है जब उनकी बेटी बनकर मैं उनके बीच में रहती हूँ, जब दिन रात उनसे मिलना होता है, उनकी कोई भी तकलीफ हो उसका समाधान के लिए मैं उनके लिए तत्पर हूँ, हमेशा खड़ी हूँ, उनके साथ चल पड़ती हूँ, उनके जीवन के लिए अच्छा करने के लिए, बेहतरी के लिए उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो जीवन है ये बहुत अलग है। तो ये जब मैंने एक बार अनुभव कर लिया तो मुझे लगा कि ये बाकी सारी चीजें बहुत फीकी हैं इसके सामने, मैं लोगों के बीच में ही रहूंगी। लेकिन मन में वो ब्यूटी कॉम्पिटिशन आपके अटक कर रह गया, क्योंकि 2013 में आपने मिसेस इंडिया क्वीन जीता, फिर आप 2014 में इलेक्शन लड़ी और फिर 2015 में मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया जी। तो ये भी मतलब लोकसभा चुनाव जब मेरा आया था तो उससे पहले मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। मेरा पहला दिन राजनीति के नाम पर वो ही था जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। अच्छा। और मुझसे जो जुड़े हुए लोग थे वो मुझे बार बार अप्रोच कर रहे थे कि आप लोकसभा लड़िए, आप लोकसभा लड़िए। मैंने कहा भी कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्टर थी। मेरा परिवार संघ परिवार से बहुत गहराइयों से जुड़ा रहा और मैं भी आज राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी हूँ और मैंने प्रवेश वर्ष भी किया है। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस समय पर लड़ पाऊं, क्योंकि हम किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे, हम किसी को इतना ज्यादा किसी से हमारे ताल्लुकात नहीं कि हम किसी से इस विषय पर चर्चा करें। सिर्फ लोगों ने जो मुझे प्रोत्साहित किया, लोगों ने जो मुझे कहा, मुझ में जो विश्वास दिखाया, उसको देखते हुए मैंने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा मुझ पर, लोगों का इतना स्नेह आशीर्वाद रहा कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे, एज ए फीमेल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे उस समय पर दिल्ली में सर्वाधिक वोट्स मिले थे, 57,000 समथिंग। तो मुझे बेहद खुशी है कि लोगों ने एकदम से, मैं जब इस फील्ड में जो मेरे लिए थोड़ी सी जानी पहचानी थी और थोड़ी सी अनजान थी, तो जब मैंने कदम रखा तो लोगों ने मेरा दिल खोलकर स्वागत किया, मुझे बहुत प्रेम दिया और जो विश्वास उनका मुझ पर तब बना था, तब से लेकर आज तक मैं उन्हीं के बीच में हूँ। न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने काम किया बल्कि पूरे दिल्ली में या जहां जहां पर भी, चाहे संगठन की तरफ से मैं कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में गई हूँ या कैंडिडेट के साथ गई हूँ या समाज के किसी भी काम से मैं किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में गई हूँ, तो वहां लोगों ने जो भर भर के झोलियां मेरी भरी हैं अपने प्रेम से, आशीर्वाद से, उसका नशा दुनिया के सब नशों के सामने फीका है। और अब तो 2024 की तैयारी है, तो आपकी क्या तैयारी है? मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हर कार्यकर्ता की पूरी तैयारी रहती है। चाहे आप देख लीजिए पंचायत से पार्लियामेंट तक, पार्टी जहां जिस कार्यकर्ता के लिए जो सोचती है वो उसकी बेहतरी के लिए होता है और हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करता है।
बिल्कुल। एक पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फील्ड में जाना पड़ता है, वो रात दिन नहीं देखता, वो 24 घंटे में से मुझे लगता है 18-20 घंटे तो काम कर रहे होते हैं। पीएम मोदी भी कहते हैं कि भाई जी 18-18 घंटे मैं काम करता हूँ। और एक तरफ है अपना ख्याल रखना, चेहरे का ख्याल रखना, ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये दोनों चीजें बड़ी बेमेल सी हैं। इनमें तालमेल आपने कैसे बिठाया? देखिए, अगर आप किसी स्किन्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे अगर आप बात करें तो आपके चेहरे पर जो एक नूर है वो तभी ठीक से रह पाएगा जब आप आंतरिक तौर पर खुश हैं। और क्योंकि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, उनका स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, तो मैं वैसे खुश रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अपनी स्किन पर ध्यान दूं या मेरे बाल कैसे हैं या ये सब कैसा है। तो इतना ध्यान तवज्जो ना भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा जरूरी है कि जिसके दिल में हमने जगह की है, अपने प्रयास से, अपने काम से, अपने परिश्रम से वो जगह बरकरार रहे। तो उसमें बरकरार रखने के लिए और बाकी और लोगों के दिलों में भाजपा का कमल खिलाने के लिए ही हम लोग प्रयासरत रहते हैं और भाजपा की विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेरणा सूत्र हैं वही हमारे ऊर्जा सूत्र हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो पार्टी के हम सभी के नेता हैं और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं से ही हम प्रेरणा लेते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने अंदर की संतुष्टि, आत्मिक सुख, ये समाज कल्याण भी लगता है या फिर ऊपर वाले की आराधना करके ज्यादा लगता है? देखिए, दोनों ही चीज हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मान लीजिए हम अगर 4 धाम भी यात्रा करके आ जाएं और हम यहाँ पर अपने जीवन में रहते हुए किसी का बुरा कर देते हैं, किसी के मन को दुखा देते हैं और हमसे जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसका पश्चाताप भी हम नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं उन 4 धाम यात्रा का। ये शायद हमारा जो है कि हमारा स्पिरिचुअल वेल्थ हमारी हो सकती है अगले जन्म में या पिछले जन्म में जो हमने जोड़ा है वो सब हमारा हो सकता है, लेकिन इस जन्म में सुखमय हमें जीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन को खुशनुमा बनाना पड़ेगा, उसको सुखमय बनाना पड़ेगा, उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने लिए जीवन जीने के लिए हमारा मनुष्य जन्म नहीं हुआ है, ये सब तो काम जानवर भी करते हैं, अपने लिए जी रहे हैं। अगर हमें ये जन्म भगवान ने दिया है, कुदरत ने दिया है इस मनुष्य जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि मन दुखाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और स्पिरिचुअली अगर हम ऊपर वाले से जुड़ते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तभी हम सोशल वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम उतनी शिद्दत अपने अंदर ला नहीं पाएंगे। आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि मैं वापस से लौटकर आपके उसी पड़ाव पर आऊंगी। आपने कहा कि शादी से पहले इस तरह की चीजें नहीं, एजुकेशन में लगे हुए थे, शादी हो गई, शादी के बाद बेबी भी हो गया। ये मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आज आप हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं। आप आधी आबादी को खास तौर पर आज इंस्पिरेशन देने का काम करेंगी, और पुरुष तो आपको सुनेंगे ही, लेकिन आधी आबादी स्पेशली हम महिलाओं के लिए, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां सोचती हैं करियर खत्म हो गया, लेकिन शादी के बाद ही कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, उन्हें जीतना, और एज अ पॉलिटिशियन भी आपका करियर अभी शुरू हुआ। कितने साल शादी को हो गए थे? बेबी कितना छोटा था जब आपको ये ख्याल आया? और क्या वो वक्त था, कैसे आपको क्लिक किया कि मुझे इस कंपटीशन में जाना है? मेरा बेटा लगभग 7-8 साल का रहा होगा जब मैंने अपने लिए थोड़ा सोचा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। और मुझे 10 वर्ष हो गई हैं, दोनों ही फील्ड में, राजनीतिक हो या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हों, 10-11 साल मुझे इसमें हो गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि तब का अगर मैं जीवन देखूं तब और आज में बहुत फर्क आ गया। उस समय पर देश की महिलाओं के लिए इतने रास्ते नहीं खुले हुए थे जितने रास्ते, जितने प्लेटफॉर्म्स हमें आज मिलते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो महिलाओं के लिए जो उनकी जो अवधारणा है, उनके लिए जो परिभाषा है, वो सभी परिवर्तित हो चुकी है। आज हमारे लिए इतने रास्ते खोले गए हैं कि स्कूल के एडमिशन से लेके हम चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, वहां पर महिला सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने इतनी योजनाएं अगर आप देखेंगे लागू करी हैं देश भर में, तो महिला केंद्रित योजनाएं हैं। तो इस नारी शक्ति को सही मायनों में इस देश में पूरा सम्मान अब मिल रहा है जब हम आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं। तो आजादी के अमृत काल में जब हम जीते हैं, तो ऐसे में बेटियों की महत्वाकांक्षाएं और अधिक बढ़नी चाहिए कि हम और अधिक करें। और मुझे तो ऐसे लगता है कि दोनों फील्ड में हर एक महिला बराबर चल सकती है। दो क्या, हम लोग तो देखिए दुर्गा का स्वरूप हमें बोला जाता है, हम अष्टभुजा वाली हैं। हम घर का काम करती हैं, हम बच्चों को देखती हैं, हम सास ससुर को देखती हैं, हम अपने हस्बैंड का सारा देखती हैं, उसके बाद हम हमारे ऑफिस भी होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम घर बैठ के खाली, वो भी हम सब देखते हैं। राजनीति में हो तो राजनीतिक फील्ड देखेंगे, ग्लैमर वर्ल्ड में हो तो वहां का देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कितनी भी फील्ड हो, हमारे लिए कोई भी चुनौती इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको पूरा ना कर पाए। हम हर एक
जितना भी आप हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके अगर आप देखते हैं कि मिलते हैं हमें, तो हम कहीं ना कहीं उसको खुद अपने लिए तैयार करती हैं। तो हमें अगर अष्टभुजा का स्वरूप माना गया है, दुर्गा का स्वरूप माना गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो शक्ति तो है ना, बस जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। क्योंकि जिस धर्म में या जिस देश के अंदर हम रहते हैं, वहां पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजते हैं, तीनों के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन दुर्गा ने तीनों से शक्तियां ली हुई हैं। त्रिशूल भी ले लिया, कमंडल भी ले लिया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया रहता है, और चक्र भी ले लिया। तब आप खुद सोच लीजिए कि आप कितनी ताकतवर है। आपको शास्त्रों की भी बड़ी जानकारी है, ऊपर वाले की भी बड़ी जानकारी है। आपके माथे का टीका, आपके गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला ये बता रही है कि आपने ऊपर वाले से बिल्कुल एक कनेक्शन खास बनाया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया रूबी जी। मैंने पूछा था कि आपको कब लगा कि ब्यूटी कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट करने का वक्त है, वो कौन सा मौका था? वो मेरा था एक्चुअली, मन में तो हमेशा से ये धारणा थी कि कुछ हटके करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे पीछे काफिला बहुत लंबा हो कि हाँ मैंने लोगों के लिए कुछ किया है। ये हमेशा मेरे मन में रहा। तो एक ऐसा समय आया कि जब मैं मेरी फैमिली के साथ, हम लोग एक जगह है गुड़गांव में, वहां पर हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वहां एक स्टैंडी मैंने देखी और वहां उस पर लिखा हुआ था कि अगले दिन एक ऑडिशन है मिसेस इंडिया क्वीन के लिए, और ग्लिमर इंटरनेशनल ने ये आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज किया था उस समय पर। तो तब मैंने एक नजर डाली और मैं फिर उसके बाद चले गए। जो बच्चे के साथ हम लोग जा रहे थे, सामान लेना था, हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की एंड देन हम अपने घर वापस गए। लेकिन मुझे एक आदत है कि रात को सोते समय मैं दिन भर जो करती हूँ वो सब रिकॉल, मैं क्या, मुझे लगता है लगभग सभी लोगों का ही रहता है, हम दिन भर कहाँ गए क्या किया, तो कुछ मोटी मोटी यादें सबके दिमाग में रह जाती हैं। तो एकदम से मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे का समय था, तो मुझे ऐसे ध्यान आया कि ये नेक्स्ट डे ऑडिशन है, तो अब क्या किया जाना चाहिए, उसको किससे कांटेक्ट करें या क्या करें। तो मैंने वो ध्यान तो मेरे था कि भाई क्या स्पेसिफिक क्या वर्ड्स थे, वो किसने ऑर्गेनाइज किया। तो मैंने नेट पे सर्च किया, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी हाई है कि आप कुछ भी चीज करते हैं, एवरीथिंग जस्ट क्लिक अवे, आप यहाँ पर वहां पर। उसके बाद सर्च किया तो उनका कांटेक्ट नंबर मुझे वहां से मिला। मैंने रात को 11:30 12 के बाद उनको कॉल किया, तो लकीली कॉल भी लग गया, पिक भी हो गया। उन्होंने बोला कल मॉर्निंग में ऑडिशन है और आपको 10 बजे जो भी वहां पर जगह थी वहां पर आपको पहुंचना है। तो मैंने बोला कि ये कैसे, फिनाले के लिए ऑडिशन है क्या? बोले नहीं, अभी हम स्टेट वाइज कर रहे हैं, फिनाले इसका बाद में होगा अक्टूबर में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अगर कल मिस हो जाता है, तो बोले कल मिस हो जाता है तो फिर सब कुछ मिस हो जाता है। अब मैं रात भर सोई नहीं इस टेंशन में कि अगर मॉर्निंग में है तो गर्ल्स का तो रहता है कि आपको मतलब पार्लर जाना है, आपको अपना, अगर इतना दिन हो गया और आप ऐसी चीज के ऑडिशन के लिए जा रहे हैं जो रिलेटेड ही ग्लैमर वर्ड से है, तो मतलब यू हैव टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, आपको सबसे अलग दिखना है, आपको हर चीज। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी और मैं रात भर सोई नहीं। तो मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि जो आज सूरज उगाया और ये उठी नहीं। तो मतलब सूरज से उगने से पहले ही उठ गई, जो आराम से उठती थी 7-8 बजे के बाद। तो बोले क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने बोला सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये करना है और ऑडिशन आज ही है, बट मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो बोले कि अरे जाओगी और करके आ जाओगी, आप मतलब सब कुछ कर सकती हो, इतना कुछ बड़ा नहीं है, तो जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं पार्लर भी नहीं, कोई कुछ नहीं। बोले अच्छी दिखती हो, सब अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। फिर हम लोग गए, ट्राई मैंने किया, ऑडिशन में सब कुछ हुआ। जो हमारे रैम्प वॉक्स थी, जितने भी उनके इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, 3-4 राउंड थे। तो वहाँ हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे। शायद 40 वहां पर आए थे, उसमें से 26 के उन्होंने ऑडिशन लिए थे, बाकी रिजेक्ट हो गए थे। और हम लोग फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने बोला 15 दिन बाद आपको बता देंगे, कॉल आ जाएगा सबको, बाकी जगह के वो लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें डेली हम आपस में डिस्कस करते किसको कॉल आए किसको नहीं। 10th डे लकीली मुझे कॉल आ जाता है, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर मैंने बोल दिया मुझे कॉल आ गया तो सबके मन टूट जाएंगे, तो अभी सबको जब पता चलेगा तब पता चलेगा, अभी सबको उम्मीद रहने देते हैं, क्यों किसी का दिल दुखाना है कुछ। तो बाद में धीरे धीरे उन लोगों को खुद ही पता चल गया था। वहां से मेरा ये सब स्टार्ट हुआ था फिर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। कंपटीशन में आप पहुंची और आप जीत भी गई। आपको लगता है कि अगर हस्बैंड का वो सपोर्ट नहीं होता तो शायद आप यहाँ भी नहीं होती, ना एज ए पॉलिटिशियन, ना ब्यूटी कंपटीशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर पाती? देखिए, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ करते हैं तो या तो फिर हस्बैंड पीछे रह जाते हैं, आपसे छूट जाते हैं जीवन में, या आपका सपना छूट जाता है। दोनों चीजें तभी एक साथ चल पाती हैं जब आप बहुत खुशनसीब हो, भगवान ने आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी हो कि आपका जीवन साथी आपको अंडरस्टैंड करे। अगर जीवन साथी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर कोई चीज रह नहीं जाती। इसके बाद फिर मैंने इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि आज आप हम महिलाएं की खास मेहमान हैं और अब
अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो हम महिलाएं के दर्शकों को रूबी फोगाट यादव क्या संदेश देंगी आखिर में? देखिए, मेरा जो संदेश है वो न सिर्फ महिलाओं के लिए है, बल्कि भाइयों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, क्रिकेट हो, खेल का हो, ग्लैमर वर्ल्ड हो, कोई भी फील्ड हो, या आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एनीथिंग, एनीवे, आप कहीं पर भी हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहिए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कहीं पर भी जो हमारी वफादारी है वो हर चीज पे भारी है। जहां आपकी वफादारी में कमी आई, वहां पर आपकी हर चीज बिखरती चली जाती है। तो वफादारी हर चीज पर भारी जरूर पड़ती है आपकी। तो इसलिए वफादार रहिए, मजबूत रहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जिस पथ पर आप चल रही हैं, जिस काम में आप आगे बढ़ रही हैं, उस काम में आपको बहुत सी सफलताएं मिलें और आप अपने मुकाम को हासिल करें। और हाँ, आपकी वफादारी और आपकी मेहनत आपको फल जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हम महिलाएं में आने के लिए। नमस्कार।